ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। मुजफ्फरपुर के पताही राधानगर चौसीमा में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात की, साथ ही देश के अंदर छुपे गद्दारों पर मिसाइल गिराने की बात कही। मुजफ्फरपुर को लेकर बाबा ने कहा कि ये संतों की भूमि है, ये बिहार का काशी है, देश के अन्य राज्यों से ज्यादा उन्हें बिहार से प्यार है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, मुजफ्फरपुर आए हैं। बाबा, आप मुजफ्फरपुर आए हैं और एक बार फिर से आपने हिंदुत्व की बात कही है, क्या कुछ कहेंगे हिंदुत्व को लेकर? मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ की नगरी है, महादेव की नगरी है, संतों की नगरी है, बिहार की काशी है मुजफ्फरपुर। और हमको बहुत प्रसन्नता हुई, सब लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ आज प्रवचन को सुना, दिव्य दरबार को देखा, बालाजी की महिमा को जाना, सामूहिक अर्जी लगाई, बागेश्वर धाम आने के लिए सबने जय घोष किया। और भारत के सभी राज्यों में हमारा सबसे ज्यादा प्रिय कोई राज्य है तो वो बिहार है। आपने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर से पद यात्रा की बात कही है। जी, हम इस देश में देश को हिंदू राष्ट्र होते हुए देखना चाहते हैं और हमारी कोशिश जारी है। हनुमान जी से हमने सीखा है, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक हम राम काज नहीं करेंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। पुनः 131 किलोमीटर की दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे, जिसमें लगभग 400 गांवों के बीच में जाकर के 5 करोड़ आबादी की जनसंख्या के बीच में अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। और एक ही उद्देश्य है, भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर इस देश का शौर्य पराक्रम है, इस देश का वर्चस्व है। हमने पाकिस्तान अपने दुश्मन को घर में घुस करके मारा, आतंकवाद की सरहद पर, आतंकवाद के देश में घुस करके आतंकियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया। ये हम सबकी जीत है। बड़ी अद्भुत बात यह है कि देश की बेटियों ने इसका प्रतिनिधित्व किया। जब बेटियां इतनी खतरनाक है तो जब बेटे मैदान में आएंगे तब पाकिस्तान का क्या हाल है। आपने जातीय जनगणना को लेकर भी आज बड़े मंच से कहा है कि जातियों को गिनने, हमने गलत नहीं कहा, बहुत ठीक कहा है। जातिगत जनगणना की जनसंख्या की जनगणना इसलिए होती है कि देश में और कितने हॉस्पिटल, कितने पुलिस स्टेशन और बनाए जाने चाहिए। जातिगत जनगणना का मतलब ये है कि देश में दंगा कहाँ कहाँ कराए जाने चाहिए या राजनीतिक रोटियां कहाँ सेंकी जानी चाहिए। हमें लगता है कि देश में अगर आपको जातिगत जनगणना कराने का इतना ही शौक है, 2 जातियां बनाइए, एक अमीर की, एक गरीब की। गरीब को थोड़ा प्रोत्साहित कर दीजिए, देश की भुखमरी कम होगी, देश और उन्नति करेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आज मुजफ्फरपुर थे और उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और सीधे तौर पे कहा है कि जो गद्दार है उनके घर पर एक मिसाइल तो छोड़ ही जानी चाहिए। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पताही के राधानगर चौसीमा में दिव्य दरबार लगाया और इस दौरान कई लोगों के पर्चे निकले, जिसमें मुजफ्फरपुर की रहने वाली युवती खुशी का भी पर्चा निकला। खुशी अपने मां के साथ पहुंची थी। बाबा ने खुशी को मंच पर बुलाया और उसकी समस्या बताई और फिर निदान भी बताया, जिसके बाद खुशी बेहद खुश हुई। और न्यूज 18 को खुशी ने यह बताया कि पहले लगा नहीं था कि उसका भी पर्चा आएगा, लेकिन उसे ईश्वर के प्रति बहुत आस्था है, जिसकी वजह से बाबा ने मंच पर बुलाया, फिर उनकी समस्याओं का निदान भी बताया। मुजफ्फरपुर के पताही में आज बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया, कई लोगों की पर्ची भी निकाली, जिसमें से यह युवती भी है। क्या कहेंगे? पर्ची भी निकला है। बहुत 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 बुलाया और उन्होंने बुलाया, सारी चीजें मुझे बताई, सारी चीजें सही सही बताई। मेरे बोलने से पहले उन्होंने नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं था, पर पहली बार जब शिवम कोई लड़का को बुलाया तो उस समय उम्मीद मुझे बना कि हाँ वो मुझे भी बुलाएंगे। तो अब क्या लगता है? अब सारी चीजें समाधान, जब प्रभु बोल दिए तो समाधान तो अवश्य मिल जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं छपरा से आई हूँ। क्या कुछ मांगे आप? क्या कुछ मन में था? मुझे मेरे मन में ये तो नहीं बता सकती, लेकिन हो गया है। धाम वाले बाबा आप मानते थे? 2 से 3 साल हो गए। 2-3 साल से मानते थे। कभी धाम पे गए थे क्या? नहीं, अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन अब जाऊंगी जरूर। पहली बार मुलाकात हुई है बाबा से? हाँ, पहली बार। आए थे, मम्मी आई हैं, क्या कहेंगे? समस्या का निदान कहाँ से आए? बेटी का क्या नाम हुआ? खुशी। चलिए तो आप देखेंगे बाबा ने लोगों के
पर घेर लिए हैं, खुशी भी शामिल है और खुशी के तमाम समस्याओं का और मौसम को लेकर अपडेट करते हैं। बिहार में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बारिश होगी। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, तो ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सीतामढ़ी से बड़ी खबर मिल रही है। सदर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। विचाराधीन कैदी की मौत पर हंगामा। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। 17 मई को पुलिस ने डुमरा के पकटोला से गिरफ्तार किया था। तो ये बड़ी खबर सीतामढ़ी से मिल रही है, जहां पर दरअसल सदर अस्पताल में जमकर हंगामा हो गया। विचाराधीन कैदी की मौत हुई और मौत पर जबरदस्त हंगामा किया गया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। 17 मई को पुलिस ने डुमरा के पकटोला से गिरफ्तार किया था और उसके बाद मौत पर काफी ज्यादा बवाल लोगों ने मचाया है। शराब घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेजा गया है, जहां दोनों की आज की रात कटेगी। 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। एसीबी के अनुसार दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए साल 2022 की शराब नीति में प्लेसमेंट एजेंसी के चयन में अनियमितता बरती। इस वजह से सरकार को 38 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। मामले की जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड शराब नीति में गड़बड़ झाले को लेकर एसीबी के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी ने 2 आईएएस को एक साथ गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी में जहां एक तरफ जो वरीय आईएएस विनय चौबे शामिल है, तो दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह जो कि वर्तमान में उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त भी हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरासत में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेजा गया है। बता दें कि शराब नीति के में गड़बड़ झाले में जो एसीबी के द्वारा जानकारी दी गई है, उसके अनुसार करीब 38 करोड़ रुपए का चूना जो है वो राज्य सरकार को इन दोनों अधिकारियों ने लगाया है। और इस पूरे मामले में जो बातें, जो जानकारियां एसीबी के द्वारा दी गई है कि इन दोनों के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एसीबी जो झारखंड सरकार है उसे झांसे में लिया गया, उनके साथ धोखाधड़ी की गई। इन तमाम चीजों की पर्याप्त साक्ष्य जो हैं वो एसीबी को मिले हैं और फिलहाल दोनों अधिकारियों को कहा जाए तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा लाया गया है, जहां पर दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। तो कहा जा सकता है आज की रात दोनों अधिकारियों की जो रात है वो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ही कटेगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। शराब घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने पहले की रघुवर सरकार की शराब नीति पर भी सवाल उठाए। क्या बोलेंगे, बीजेपी तो खुद रघुवर दास की सरकार में शराब बेचने का काम सरकार के द्वारा करा रहे थे। केंद्र की एजेंसियों पर भारतवर्ष के लोगों का कितना भरोसा है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसकी निष्पक्षता को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और जो शराब नीति को लेकर चर्चाएं हो रही है, तो जो काम कानून का है वो अपना कर रही है। एनएमसीएच के हड्डी रोग विभाग में मरीज के पैर को चूहे के कुतरे जाने को लेकर एनएमसीएच की अधीक्षक रश्मि प्रसाद ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर जांच कमेटी गठित की गई, साथ ही जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। मरीज को डायबिटिक फुट है, गैंग्रीन है और इस पर एक्शन लिया जा रहा है। लापरवाही मानती है हॉस्पिटल की? नहीं, हॉस्पिटल की लापरवाही इसमें हम नहीं मानते। देखिए, कार्रवाई करने जा रही है, इस पर कार्रवाई हो रही है, काम चल रहा है, कार्रवाई। लापरवाही किसकी है मैम? लापरवाही किसकी मान रहे हैं? इंचार्ज है, लापरवाही किसकी है मैम? इस पर हम लोग जांच कमेटी बैठी हुई है, हम लोग पता करें कि किसकी लापरवाही है।
एनएमसीएच में मरीज के पैर को चूहे के कुतरे जाने के मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया है। यदि व्यवस्था में कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो उसको ठीक करने का काम हमारा है, हमारी जिम्मेवारी है। और मैं तो बार बार कहता हूं तेजस्वी यादव जी को, किसी भी खुले सार्वजनिक मंच पे आके आप मुझसे बहस कर लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से हम लोगों ने ठीक किया है। और बीच में 1.25 साल आपको मौका मिला था और 1.5 साल आपके बड़े भाई को मौका मिला था, आप उसका भी आंकड़ा लाके दीजिए और हम भी बताते हैं कि बिहार में किस तरीके से काम हो। खबर दानापुर से है, जहां कोथवा गांव में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने 3 बुलडोजर लगाकर 2 घंटे में अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। ये दुकानें सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। पहले से इस मामले में नोटिस जारी कर दुकानदारों को दुकान खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन तय समय में किसी भी पक्ष की ओर से जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तुरंत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ, तो आज हम लोग जो है यहाँ पे आए अतिक्रमण खाली के लिए। तो दुकानदार सब दुकान अपना खाली पहले ही कर चुका था, बाकी जो दुकान था उसको हम लोग आज अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हैं। दुकान पे आज बुलडोजर चलाई है? लगभग 8 से 10 दुकान यहाँ था, जिसको कभी तोड़ा जा रहा है। तो जैसे ये पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में आया तो इसमें आज विधिक कार्रवाई हुई है और उस अवैध कब्जे को हटाया गया है आज, और उसमें सारी दुकानों को ध्वस्त किया गया है और इसमें जेसीबी की भी मदद ली गई। साथ ही साथ हम लोगों का जो पुलिस और प्रशासन के पास रिसोर्सेज था वो सारा उपयोग करके हम लोगों ने उसको हटाया है। गया से एक बड़ी खबर मिल रही है। महारानी कंपनी के 4 बसों में आग लग गई है। महारानी बस स्टैंड में एक साथ सभी बस खड़ी थी और लगभग 1 करोड़ का बताया जा रहा है नुकसान। सिविल लाइन थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बस स्टैंड में एक साथ सभी बसें खड़ी हुई थी और वहां पर 4 बसों में आग लग गई है। तो आपको बताते चलें कि अगलगी में बताया जा रहा है 1 करोड़ का नुकसान हुआ है लगभग। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता एलन लिली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलन, देखिए 4 बसों में आग लगने की खबर मिल रही है, कैसे आग लगी है? देखिए, ये बीती देर रात की घटना है और यह आग कैसे लगी है इस बारे में जो है ना, तो बस के जो मालिक है या फिर जो मैनेजर, वो पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर वो नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी या फिर कहीं कहीं जो बस जो है वो रात को यहाँ पहुंची थी और कहीं ना कहीं हो सकता है कोई यात्री के द्वारा कोई सिगरेट या बीड़ी पीकर वहाँ फेंक दिया होगा। इसी तरह की हो सकता है कि ये घटना है, ये आग लगी है। और सभी बसें जो है लाइन से एक लगी हुई थी और एक एक करके 4 बसों में आग लगी है। ये बस आग ही नहीं बल्कि जो आसपास के जो बगल में जो घर थे उसमें भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है, नहीं तो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। फिलहाल जो है अब ये पता करने में जुटी है कि आग कैसे लगी है। जी, कितने का नुकसान हुआ होगा? देखिए, बताया जाता है कि लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा का ये नुकसान है, क्योंकि सभी बसें जो थी लग्जरी बसें थी और बताया जाता है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान बताया। हालांकि बाद में ये आकलन किया जाएगा कि उसमें क्या क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। गया के बाराचट्टी में पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा हुआ। ग्राहकों ने पेट्रोल पंप पर हंगामा किया और पानी मिले पेट्रोल दिखाया। दरअसल पेट्रोल पंप से ग्राहक जब तेल भराकर जाने लगे तो उनके वाहन बंद हो गए। कई ग्राहकों के वाहन कुछ दूर जाकर बंद हो गए। इसके बाद एक कई ग्राहक पेट्रोल में पानी मिले होने की शिकायत लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। ग्राहकों ने पेट्रोल पंप पर हंगामा किया। हालांकि पेट्रोल पंप के मैनेजर का कहना है कि बरसात का पानी टंकी में चला गया है, पानी निकाल दिया गया है, कुछ पानी बच गया होगा। पता चलेगा, आप ध्यान से देख सकते हैं, आधा पानी है, आधा कम पेट्रोल है। ये पूरा तरह से चालू नहीं हो रहा है, आगे थोड़ा दूर तक भी है, चालू नहीं हो रहा है, फिर निकाल के देखे तो फिर पूरा पानी निकल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ कि दोपहर में जो बारिश आया, बहुत ज़्यादा बारिश आया 1:30-2 बजे करीब, उसके वजह से थोड़ा सा टंकी में पानी चला गया। एक्चुअली तेल जब दिया रहा था तो तेल देने के क्रम में पता चला कि पानी निकला। कुछ गाड़ी में आया, 2-4 गाड़ी वाले आए कि पूरा पानी निकला। उसी समय हम लोग सेल बंद कर दिए थे दोपहर में ही। खबर बक्सर से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान 15 फरवरी को बक्सर कोइलवर तटबंध के ऊपर सड़क निर्माण और इस तटबंध के मजबूती करने की घोषणा की थी, जिसके बाद से इस तटबंध के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। डीएम लगातार प्रशासनिक टीम के साथ तटबंध के निर्माण कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि लगभग 51 किलोमीटर के इस तटबंध के ऊपर सड़क बन जाने से आसपास के गांव का भी विकास होगा और बक्सर कोइलवर आने जाने के लिए एक वैकल्पिक सड़क भी लोगों को मिलेगी और जाम से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। जो बक्सर कोइलवर तटबंध का जो हिस्सा बक्सर ज़िले में अवस्थित है, उसमें से हम लोगों ने देखा है कि जो केशवपुर क्षेत्र में तटबंध का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। विगत वर्ष भी यहाँ पर कटाव की शिकायत प्राप्त हुई थी और इस वर्ष भी जो जल संसाधन विभाग है इसने काफ़ी तत्परता से काम किया और इसका स्थायी रूप से समाधान खोजने के लिए, स्थायी रूप से इसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए काम यहाँ पर लगाया गया है। लगभग 1 महीने से ये काम चल रहा है, तो उसी का निरीक्षण आज मेरे द्वारा किया गया है। प्राय जो है गंगा नदी का जल स्तर में वृद्धि भी जुलाई अगस्त माह से इसमें प्रारंभ हो जाती है, तो उसमें भी कटाव की संभावना रहेगी। तो उसके पहले विभाग का ये जो निर्देश है और जो प्रयास है कि उसके पहले इस काम को पूरा कर दिया जाए। बक्सर कोइलवर तटबंध का पूरे मरम्मत का काम चल रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग की तरफ से इस पूरे काम को कराया जा रहा है, क्योंकि लगातार हर साल गंगा जब बाढ़ आता है इसमें तो कोइलवर तटबंध के ऊपर पानी चढ़ता है और इस बार राज्य सरकार ने जिला प्रशासन के सहयोग से ये पूरा जो है इस कह सकते हैं कि बाढ़ से बचाव के लिए इस कोइलवर तटबंध पर सीमेंट की बोरियां जो हैं उसकी पूरी बोल्डिंग की काम कराई जा रही है और बाढ़ नियंत्रण विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काम जो है वो पूरे युद्ध स्तर से चल रहा है। बक्सर कोइलवर तटबंध का ये पूरा क्षेत्र है, लगातार यहाँ गंगा बाढ़ के समय में अपना रौद्र रूप धारण करती है और इस कोइलवर तटबंध से सटे हुए कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के समय में जलमग्न हो जाते हैं। तो इस बार बाढ़ से बचने के लिए जिला प्रशासन बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहयोग से पूरे कोइलवर तटबंध का बोल्डिंग का काम करा रहा है, ताकि जब बाढ़ में पानी बढ़े गंगा का तो इस कोइलवर तटबंध को न तोड़ सके। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। जहानाबाद जिले की ग्राम पंचायत कल्पा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां करोड़ों रुपए की लागत से बना पंचायत भवन उद्घाटन के बाद से ही प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। करोड़ों की लागत से बना ये भवन सफेद हाथी साबित हो रहा है, जिससे ग्रामीणों का एक भी काम नहीं हो पा रहा है। उल्टे लोग काम की उम्मीद में यहां आकर परेशान हो रहे हैं। अब जो हमारे पीछे भवन देख रहे हैं ये कल्पा पंचायत सरकार भवन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। करोड़ों की लागत से पंचायत भवन का निर्माण कराया गया। हर वो सुविधा दी गई जो किसी गांव के विकास के लिए ज़रूरी है। लेकिन हालात क्या हैं, फैक्ट चेक करने हम पहुंचे हैं पंचायत भवन। लोगों की शिकायत होती है कि पंचायत भवन में कोई नहीं रहता और यही देखने हम यहाँ पहुँचे हैं। ये सूची देख लीजिए, ग्राम पंचायत कल्पा प्रखंड जहानाबाद। यहाँ 13 लोगों का नाम है, पदनाम है। सचिव से लेकर राजस्व कर्मचारी, तकनीकी सहायक, लेखापाल सहायक, कार्यपालक सहायक, आवास सहायक, किसान सलाहकार, इस तरह से 13 लोग हैं। लेकिन हालात ये है, वो अंदर आपको पता चलेगा। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे पहले हम बात कर लेते हैं। कहाँ आए हैं? हम आए थे इसमें, हमारा वृद्धा पेंशन बनाना है। क्या हुआ, नहीं है कोई? नहीं। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं धर्मपुर से। है यहाँ कहाँ? वृद्धा पेंशन के कागज देना था। नहीं है? नहीं है। आप लोग भी आए हैं, काम कराने आए हैं? कहाँ से आई हैं बताइए? हम गोनसा से आए हैं। काहे के लिए आई हैं? हम आए हैं कि लेबर कार्ड बनाने के लिए। क्या हुआ, बन रहा है? हाँ, सुन मैडम बोला था, दिया था कि लेबर कार्ड बनाओ कमाने खाने वाले। यहाँ है कोई तो उसमें कार्ड नहीं बना था तो उन्हें ताला लगा है। ग्राम कचहरी है, आप देखिए ये ग्राम कचहरी। सचिव बैठते हैं, यहाँ ताला लगा हुआ है। ये सरपंच बैठते हैं, यहाँ ताला लगा हुआ है। अब आगे में बैंक मित्र के यहाँ सीएसपी का भी व्यवस्था किया गया है और सीएसपी में कुछ लोग हैं। यहाँ पंचायत में बाकी लोग कोई नहीं है? तो ये कभी नहीं आते वाते हैं? आपका रोज खुलता है? सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, सिर्फ बिल्डिंग बनाने में करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बाकी संसाधन, ये पंचायत कार्यालय है, यहाँ भी ताला बंद है। ये पंचायत कृषि कार्यालय है, यहाँ भी ताला बंद है। अब सवाल है कि करोड़ों रुपए खर्च कर आखिर, और ये जो सबसे अद्भुत बात है वो है कि यहाँ पर पंचिंग मशीन लगाया गया है और ये पंचायत सचिव का कक्ष है, यहाँ भी ताला बंद है। ये
उप मुखिया का है, यहाँ भी ताला बंद है। सरकार की कोशिशों को यहाँ जो कर्मी हैं वो पलीता लगा रहे हैं। गांवों का विकास क्यों नहीं हो रहा, इस रिपोर्ट को देखकर आपको समझ में आ गया होगा। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में सम्राट अशोक भवन का निर्माण अब भी अधूरा है। 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि से भवन का निर्माण हो रहा है, लेकिन 2 साल बाद भी भवन नहीं बनने से लोगों में नाराजगी है। ग्राउंड जीरो पर जब न्यूज़ 18 की टीम ने भवन से जुड़ी हुई खबर कवर करने के लिए पहुंची तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। बिल्डिंग से जुड़ी जो बोर्ड अस्थायी रूप से है उसे संवेदक के मुंशी अपने रूम में बंद करके रखते हैं और जब कोई इसके बारे में पूछता है तब बोर्ड को रूम से बाहर निकाला जाता है। इस मामले पर स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत ने। बिहार में सरकारी योजना का विकास कार्य किस तरह से हो रहा है, इसका कटिहार के मनिहारी से एक आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जरा पहले इस बोर्ड को देखिए। ये बोर्ड नियमतः कहीं गड़ा हुआ रहना चाहिए और इसका जो कार्य तिथि है ये 2023 को ही समाप्त हो चुका है। 31/6/2023 को ये सम्राट अशोक भवन है, ये इसके कार्य समाप्त हो जाना था, लेकिन अब तक ये निर्माणाधीन है और इसी स्तर पर। और सबसे बड़ी बात है, जब हम लोग ग्राउंड जीरो में पहुंचे तो इस रूम के भीतर ये बोर्ड रखा हुआ था और जब हम लोग आए तो आनन फानन में इस बोर्ड को रखा गया। अब धरातल पर कार्य की स्थिति ऐसा क्यों है, जरा स्थानीय लोग और प्रतिनिधियों से समझते हैं क्या कारण है। सम्राट अशोक भवन में क्या कार्य में आता है मनिहारी के लोगों के लिए? सम्राट अशोक भवन में विभिन्न तरह का शादी विवाह आयोजन, किसी भी आयोजन के लिए उपलब्ध किया जाता है, लेकिन संवेदक के लापरवाही के कारण उसकी कार्यशैली पर क्वेश्चन बनता है। क्या नाम है आपका? गुलाब चौधरी, वार्ड पार्षद मनिहारी। बिहार झारखंड से सटा हुआ सीमा है और कई लोग आते हैं। बड़ी सम्राट अशोक भवन कितना जरूरत था, नहीं पूरा हुआ? जरूरत आए दिन जरूरत है, शादी ब्याह है और नेताले का भी कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन यहाँ होते हैं, लेकिन ये बन नहीं सका। 2023 में ही बनना था। हम लोग ने बहुत बार लेटर लिखा जिला पदाधिकारी को, इनके मंत्री को भी, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और ये कार्य शिथिल पड़ा हुआ है, आपके सामने है। आज ये क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द निर्माण हो के इसका मंत्री जी इसका फीता काट के इसको चालू करें, जनता के लिए ये लाभ में आएगा। क्या नाम है? मेरा ओम गुप्ता हुआ, नगर पार्षद हैं 11। अब बहुउद्देशीय भवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, कितना परेशान है? संवेदक, सबसे पहली बात इस संवेदक जो है ना बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। ये घटिया किस्म के जो है ये संवेदक है। क्या नाम है आपका? मेरा जुगल पासवान, वार्ड पार्षद देख से हैं। तो देखिए, जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो लगातार शिकायत कर रहे हैं क्योंकि कार्य अवधि जो है उसका 2 साल पूरा हो चुका है, यानी जो तय सीमा है अब 2 साल उसका भी पूरा हो चुका है, लेकिन कार्य की स्थिति आपको फिर एक बार तस्वीरों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सम्राट अशोक भवन है, बहुउद्देशीय भवन है, ये सुदूर इलाका है और इस इलाके में ऐसे भवन की जरूरत को देखते हुए सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया था, लेकिन फिलहाल धरातल में क्या स्थिति है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार मनिहारी। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम ने अपनी पहली टाइम 100 फिलैंथ्रोपी 2025 लिस्ट जारी की है, जिसमें 100 वैश्विक हस्तियों को शामिल किया गया है जो दान और समाज सेवा के क्षेत्र में भविष्य को आकार दे रहे हैं। इस लिस्ट में मुकेश और नीता अंबानी का नाम भी शामिल किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने साल 2024 में 407 करोड़ रुपए यानी लगभग 48 मिलियन डॉलर का दान देकर न केवल देश के सबसे बड़े दाताओं में अपना नाम दर्ज कराया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी परोपकारी सोच की पहचान बनाई है। रिलायंस फाउंडेशन ने लाखों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप दी, महिलाओं के कौशल को निखारने के लिए मदद पहुंचाई। मुकेश और नीता अंबानी करोड़ों लोगों को सशक्त बना रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।